हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे। Now before going into details about recruitment, हम पहले ये जानते हैं कि why we are reading about recruitment, right? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, which is planning, organizing, staffing, leading and controlling. प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, जिससे कि डिजायर्ड गोल्स, जो फ्यूचर में डिजायर्ड गोल्स हैं, उसको कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन बनाया जाता है। तो ये बेसिकली सिस्टमैटिक थिंकिंग है उन तरीकों के बारे में और किन मीन्स से, जो प्री डिटरमिन्ड मतलब पहले से ही जो गोल एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेट करती है, उससे किन तरीकों से और किन मीन्स से अचीव किया जाए, प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है, राइट। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है? यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो डिसाइड किया जाता है। ओके, अब फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग हो गई। देन सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। दैट इज किस एम्प्लॉय की क्या रोल होगी, उसकी क्या एक्टिविटी होनी है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, हायरार्की क्या होना है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है एज पर द प्लान्स। फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बने थे, जिससे कि वो अपने प्री डिटरमिन्ड गोल्स को अचीव करें, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्ट्रक्चर करता है। क्या स्ट्रक्चर करता है? कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें कैसे एम्प्लॉइज चाहिए, उन्हें कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, उनके नीचे कितने एम्प्लॉइज रखने हैं, किसके क्या रोल्स होने हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने हैं, इन सारी चीजों का ध्यान ऑर्गेनाइजिंग में रखा जाता है। अब फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन हो गया प्लानिंग, सेकेंड हो गई ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे कि सारा स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग हो गई। देन थर्ड कम्स स्टाफिंग। स्टाफिंग का मेन पर्पस है राइट मैन को राइट जॉब में रखा जाए, जिससे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके उस ह्यूमन रिसोर्स के, राइट। अब ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? एक प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन जब हो एम्प्लॉइज की एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल, ठीक है। तो बेसिकली स्टाफिंग क्या है? यहाँ पर एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉइज को दिए गए हैं, उन रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करना है एज पर दैट प्रोफाइल, राइट। दैट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन कम सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, राइट। तो अब रिलेशन क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एंड जो थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग दैट इज रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे, राइट। देखो, रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सर्चिंग, मतलब एज पर द वैकेंसी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके बेसिस पे राइट और पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। बिकॉज टिल द टाइम एक एम्प्लॉय या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, आप उसकी सिलेक्शन नहीं कर सकते हो फॉर द वेकेंट पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट यही है जहां पे कि जॉब सीकर्स को खोजा जाता है और उन जॉब सीकर्स को मेनली खोजा जाता है जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैच करे जिनकी प्रोफाइल, और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अप्लाई करें फॉर द वैकेंसी, राइट। रिक्रूटमेंट क्या है? बेसिकली एक लिंकेज एक्टिविटी है जहां पर कि जो जॉब खोज रहे हैं और जिनके पास जॉब है, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताया जाता है, जिससे कि जॉब सीकर्स जो हैं उनको प्रॉपर जॉब मिल जाए और जो जॉब देने वाले हैं जैसे एम्प्लॉयर्स, उनको प्रॉपर कैंडिडेट्स मिल जाए एज पर द वेकेंट पोजीशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स रिक्रूटमेंट क्या है? डिस्कवरिंग द सोर्स। कौन सा सोर्स? डिस्कवरिंग द सोर्स जहां से कि पोटेंशियल एम्प्लॉइज मिल सके। पोटेंशियल एम्प्लॉइज मतलब वो कैंडिडेट जिनकी रिक्वायरमेंट या जिनकी प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसके हिसाब से
मैच कर रही हो, उनको पोटेंशियल कैंडिडेट्स कहते हैं, राइट। सिंपल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट क्या है, यहाँ पर सोर्स डिस्कवर किया जाता है जहां पर कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल कैंडिडेट मिले। पोटेंशियल कैंडिडेट मतलब वो कैंडिडेट्स जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के वेकेंट पोजीशंस के लिए परफेक्ट मैच हो, और जब वो परफेक्ट मैच, जब वो सोर्सेस मिल जाए तो वहां से पोटेंशियल एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाए कि वो अप्लाई करें फॉर द वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ definitions देख लेते हैं। Daily order says it is way through which the manpower requirements of the organization can be fulfilled. It employs effective procedure to attract the people in ample amount to make sure a suitable candidate is recruited on the available job profile. Right? तो daily order कहते हैं कि रिक्रूटमेंट एक तरीका है जहां पे कि ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जो भी वैकेंसीज खाली होते हैं वहां पे जो भी एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का एक तरीका है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक इफेक्टिव प्रोसीजर है जहां पर कि अट्रैक्ट किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को एम्पल अमाउंट में, एम्पल मतलब इनफ अमाउंट में एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट किया जाए। इनफ अमाउंट का मतलब हुआ अगर वैकेंसी एक है तो आप 10-15 एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट कीजिए जिससे कि आप उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर सकें, राइट। Kempner says that recruitment is identified as the first step of the process which persists with selection and ends with the joining of suitable candidate in the organization. So Kempner says रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप है जिसके बाद सिलेक्शन होता है और इसका लास्ट स्टेप होता है जब एक सूटेबल कैंडिडेट जिसकी की सिलेक्शन की गई है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले, right? Edwin B. Flippo says that it is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for job in the organization. तो Flippo says that recruitment क्या है, एक प्रोसेस है। यहाँ पर prospective candidate, prospective means suitable पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है और उन्हें स्टिम्युलेट एंड एनकरेज किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए फॉर द वेकेंट जॉब, ठीक है। नाउ अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट, तो इसके काफी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिक्रूटमेंट को। अगर ये फैक्टर्स सूटेबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो रिक्रूटमेंट बहुत ही टीडियस, बहुत ही टफ जॉब हो जाता है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सूटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो पहला फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस रिक्रूटमेंट इज साइज ऑफ द एंटरप्राइज। अब नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है उसके साइज पे। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर ज्यादा और रेगुलर इंटरवल पे रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉइज की। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉइज की। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो हमेशा रिक्रूटमेंट एजेंसीज के टच में रहते हैं जिससे कि उन्हें प्रॉपर और बेटर सप्लाई ऑफ कैंडिडेट्स मिलते रहें एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। अगर कोई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, लिमिटेड होंगी और सूटेबल कैंडिडेट्स भी बहुत कम मिलेंगे बिकॉज वहां पर एजुकेशन एंड टेक्निकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके चलते यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्सली मतलब बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होता है, ओके। देन कम्स सैलरी स्ट्रक्चर। अगर किसी कैंडिडेट को पता है कि ये एंटरप्राइज काफी अच्छा पे करता है अपने एम्प्लॉइज को, देन ऑब्वियसली वो बहुत ही अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंसी निकले जो कि सूटेबल हो उस एम्प्लॉय के लिए, उस कैंडिडेट के लिए, सो ही विल अप्लाई फॉर दैट, राइट। सो सैलरी स्ट्रक्चर काफी इन्फ्लुएंस करता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में। इफ हायर वेजेस पे कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों डिफिकल्टी नहीं होगी? बिकॉज रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग सूटेबल कैंडिडेट। तो अगर किसी को पता है, किसी एम्प्लॉय, किसी कैंडिडेट को पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी हाई पेमेंट कर रही है और वहां जैसे ही वैकेंसी निकलेगी तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, सूटेबल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उस वैकेंसी के लिए, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ईजी हो जाएगा बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना अपने वेकेंट जॉब प्रोफाइल के लिए, राइट।
और जो ऑर्गेनाइजेशंस लो वेजेस पे करते हैं वहां पर क्या होता है, लेबर टर्नओवर बहुत होता है। टर्नओवर मतलब एक कैंडिडेट या एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और उसने फिर कुछ समय बाद ही वो जॉब छोड़ दिया। क्यों जॉब छोड़ देते हैं यहाँ पे? बिकॉज दे ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे एम्प्लॉयज को जहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं, राइट। तो अगेन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये दूसरी प्रॉब्लम भी है। पहली प्रॉब्लम तो उन्हें ये होती है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं वो, बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पोटेंशियल कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट फॉर देयर प्रोफाइल। और अगर सूटेबल कैंडिडेट मिल भी जाते हैं तो वो रेगुलर इंटरवल पे काफी जल्दी ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज वर्किंग कंडीशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन काफी अच्छा है तो फिर एम्प्लॉइज काफी सेटिस्फाइड रहते हैं, एम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। वर्किंग कंडीशंस काफी पॉजिटिवली इफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में। अब वर्किंग कंडीशंस के अंदर आ गया जैसे कि प्रॉपर सैनिटेशन, लाइटिंग, वेंटिलेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जब एम्प्लॉइज को एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है देन ही बिकम्स वेरी पॉजिटिव एंड वो जल्दी उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता है। और अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में कोई जॉब वेकेंट हो तो काफी पॉजिटिव चांसेस होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अच्छी तरीके से गुड कैंडिडेट्स मिले उनको इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। देन कम्स रेट ऑफ ग्रोथ। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेट ऑफ ग्रोथ भी काफी इफेक्ट करती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। कोई भी कंसर्न अगर एक्सपैंडिंग है मतलब ग्रोइंग है तो इट विल रिक्वायर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, राइट। एक एक्सपैंडिंग कंसर्न दैट इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर इंटरवल्स पर एम्प्लॉइज चाहिए बिकॉज उनके पास वेकेंट जॉब प्रोफाइल्स होंगे एट रेगुलर इंटरवल जिसको फिल करने के लिए उन्हें न्यू एम्प्लॉइज चाहिए। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट उनकी रेगुलरली चलती रहेगी, राइट। जबकि एक स्टैग्नेंट एंटरप्राइज मतलब जहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है उनको इतने एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, दैट इज एट रेगुलर इंटरवल्स उनको एम्प्लॉइज नहीं चाहिए। जब उनके एम्प्लॉय छोड़कर जाएंगे उन्हें उन्हीं सेम पोजीशंस को फिल करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग, फिर आती है रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, थर्ड इज सर्चिंग राइट कैंडिडेट्स, फोर्थ इज स्क्रीनिंग एंड फिफ्थ इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग क्या है? रिक्रूटमेंट प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। एक स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट प्लान काफी हेल्प करता है पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने में फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। देखो, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्लानिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, मतलब कि वैकेंसी पता चले कि कौन सी है, किस प्रोफाइल की है, क्या जॉब है, राइट। उसके बाद रिक्विजिशंस डाली जाती है और रिक्रूटमेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एचआर डिपार्टमेंट। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान क्या होता है? जहां पे स्टेप बाय स्टेप रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की जाए। तो सबसे पहली बात है कि आइडेंटिफाई द वैकेंसी, वैकेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए और वैकेंट पोजीशन के हिसाब से रिक्विजिशंस डाले हर एक डिपार्टमेंट। जिनके पास भी वैकेंसीज हैं वो रिक्विजिशंस डालेंगे टू द एचआर डिपार्टमेंट, मतलब एचआर डिपार्टमेंट को अक्वेंट कराया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई हमारे पास ऐसी ऐसी वैकेंसीज हैं इस प्रोफाइल की, जहां पर की डिटेल्स दी जाएगी एचआर डिपार्टमेंट को अबाउट द वेकेंट जॉब प्रोफाइल्स। ठीक है, अब रिक्विजिशंस में क्या रहता है? नंबर ऑफ द पोस्ट्स टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ द पोजीशंस, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उस पोजीशन की, एंड क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, राइट। तो ये सारी डिटेल्स रिक्विजिशन में रहती है जो कि हर एक डिपार्टमेंट जहां पे भी की वैकेंसी है वो एचआर डिपार्टमेंट को देते हैं, राइट। अब जब वैकेंसी आइडेंटिफाई हो गई देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर जिनका काम रिक्रूटमेंट करना है वो इंश्योर करते हैं कि पोजीशन जो भी वैकेंसी के बारे में दी गई है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से वेदर ये रिक्वायर्ड है भी कि नहीं, और अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर टेम्पररी एम्प्लॉइज चाहिए या परमानेंट एम्प्लॉइज चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉइज चाहिए या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज चाहिए, राइट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम है कि भाई जो भी वैकेंसी उनके पास है, जो भी पोजीशंस वेकेंट हैं वो एचआर डिपार्टमेंट को विद डिटेल्स बता देते हैं। अब यहाँ एचआर डिपार्टमेंट या सोर्सिंग डिपार्टमेंट जो भी है उनका काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट ने 4 पोजीशंस वेकेंट बता दिए उनके फिनेंस एग्जीक्यूटिव के, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने बता दिया कि उन्हें ऑपरेशंस इंजीनियर चाहिए 2,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बता दिया कि उन्हें 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। अब यहाँ पर HR डिपार्टमेंट का काम है देखना कि वेदर जितनी भी वैकेंसीज दिखाई गई हैं उतने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है या नहीं उस डिपार्टमेंट में। अब जब ये डिसाइड कर लिया गया कि हाँ दीज पोजीशंस आर वेकेंट और इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, देन फिर ये डिसाइड करना है कि कैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, परमानेंट एम्प्लॉयज चाहिए या टेम्परेरी एम्प्लॉयज चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज चाहिए। ये सारी सोर्सिंग मैनेजर डिसाइड करने वाले हैं। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्लानिंग में जॉब एनालिसिस की जाती है। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी वेकेंट पोजीशन है उसको एनालाइज और डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या है? प्राइमरी टूल है जॉब रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इट इज अ प्रोसीजर जहां पर कि डिटरमाइन किया जाता है कि ड्यूटीज और स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है टू डू द जॉब, राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड बी हायर्ड टू डू अ जॉब। कि फर्स्ट स्टेप क्या था? वैकेंसी आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने रिक्विजिशंस डाला, ठीक है, टू द सोर्सिंग मैनेजर। ठीक है, HR डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन डाल करके सारी डिटेल्स बता दी। अब HR डिपार्टमेंट का काम है कि वो परमानेंट नॉन परमानेंट पोजीशन डिसाइड करने के बाद जॉब एनालिसिस करें। जॉब एनालिसिस में उनका क्या काम है कि वो जॉब रिलेटेड जो भी डेटा है सब कलेक्ट करें। जॉब रिलेटेड डेटा क्या क्या चाहिए कि भाई जो पोजीशन वेकेंट है वहां पर क्या ड्यूटीज और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को करने के लिए, एंड सेकेंडली जो भी कैंडिडेट हायर होगा उनमें क्या क्या क्वालिटीज या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिसे हायर किया जाए इस वेकेंट पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हाट अ जॉब डिमांड्स एंड व्हाट एन एम्प्लॉय मस्ट पोजेस टू परफॉर्म द जॉब एक्टिवली। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस में बेसिकली क्या किया जाता है? जॉब एनालिसिस में देखा जाता है कि एक जॉब की क्या डिमांड है, मतलब उस जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बाय अ कैंडिडेट और उस जॉब की क्या क्या ड्यूटीज हैं। राइट, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज एसोसिएटेड विद एवरी प्रोफाइल, तो उस प्रोफाइल की, उस वेकेंट प्रोफाइल की क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें पता चल गई। फिर जो भी कैंडिडेट हायर होगा उस एम्प्लॉय के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज पोजेस होनी चाहिए टू डू द जॉब प्रोडक्टिवली। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला जॉब डिस्क्रिप्शन है और सेकेंडली जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन मिल करके जॉब एनालिसिस होता है, राइट। तो जॉब एनालिसिस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक होता है जॉब की डिस्क्रिप्शन और एक है जॉब की स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन रिटन स्टेटमेंट होता है जहां पर कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अबाउट द जॉब, कि इस जॉब, वेकेंट जॉब की क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और पोजीशंस ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इट गिव्स द एम्प्लॉयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन अ क्लियर आइडिया कि जो भी एम्प्लॉय को हायर किया जाए उसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने हैं इस जॉब के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डिटेल्स रहते हैं कि भाई जॉब की टाइटल क्या है, आपको किस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है, जॉब की लोकेशन क्या होगी, समरी ऑफ द जॉब, मतलब कि आपको उस जॉब में क्या क्या रोल्स, ड्यूटीज क्या करना है, कोई मशीन, मटेरियल या इक्विपमेंट इन्वॉल्व है इस जॉब को करने के लिए, प्रोसेस ऑफ सुपरविजन क्या होना है, वर्किंग कंडीशंस क्या है और अगर कोई हेल्थ हजार्ड एसोसिएटेड है इस जॉब को करने से। तो ये सारी चीजें अबाउट द जॉब, एक जॉब को लेकर के जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड रहती है, ठीक है, जिससे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए उन्हें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि भाई व्हाट विल बी देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि अगर हम एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो उनको किन पैरामीटर्स पे सिलेक्ट किया जाए, राइट, कि भाई अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड हैं तो ये सारी चीजें एक कैंडिडेट को बताई जाएंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। नाउ सेकंड इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज के बारे में बताता है जो कि एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए टू बी हायर्ड टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो एक
कैंडिडेट की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके पास टू डू द जॉब विच इज वेकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन रहती है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, राइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके पास कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके पास, या किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए एक एम्प्लॉय का जो कि इस रोल को, इस पोजीशन को, वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए आया ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग ऑफ करियर, स्किल्स ऑन द जॉब, नॉलेज ऑफ एंड फॉर द जॉब, लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज कितनी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एटीट्यूड फॉर द जॉब एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन रहती है, ठीक है। तो अब एट टाइम्स जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में कैंडिडेट्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट इज वेरी क्लियर। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है अबाउट द रिक्वायरमेंट्स टू डू द जॉब, और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो कि एक पर्सन के पास होनी चाहिए टू परफॉर्म द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स आउट द जॉब टाइटल्स, ड्यूटीज, टास्क्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक जॉब के साथ इन्वॉल्व हैं, जहां पर एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है, एक एम्प्लॉय की जो कि उस काम को करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एबिलिटीज होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्रेस करता है व्हाट अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मस्ट डू व्हेन ही विल गेट प्लेस्ड, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि एप्लीकेंट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड फॉर द वेकेंट जॉब, ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस के लिए प्रिपेयर होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए प्रिपेयर होता है, ओके। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को डिस्क्राइब करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन जो भी कैंडिडेट हायर होने वाले हैं उसको, उसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ वर्क, स्कोप, सैलरी रेंज, वर्किंग आवर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, इन सब के बारे में, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होंगे, इन सब चीजों के बारे में बताता है। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन एक कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, वर्क ओरिएंटेशन फैक्टर्स एक्सेट्रा डिस्क्राइब करते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की एक पोजीशन है ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है और परमानेंट, रोल कैटेगरी मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए है, फाइनेंस या ऑडिट के लिए, ठीक है। अब हमने देखा था कि जब रिक्विजिशन डाला जाता है तो सबसे पहला काम होता है सोर्सिंग मैनेजर का पता करना कि भाई एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होना है, ठीक है, और पोजीशन का नेम। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर ये सोर्सिंग मैनेजर डिसाइड कर लेंगे कि भाई जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है उनकी एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम होनी है और परमानेंट होनी है या नॉन परमानेंट होनी है, टेम्परेरी होनी है, राइट। अब जब ये सारी चीजें डिसाइड हो गई तो अब इस पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कि अकाउंट सुपरवाइजर कैंडिडेट जो है वो सुपरवाइज करेंगे अकाउंटिंग फंक्शन को विद इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। वो मैनेज करेंगे सारे अकाउंट की क्वेरीज और डिस्प्यूट्स और बैलेंस अकाउंट्स ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस करना है, बिल्ड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और आइडेंटिफाई करना है डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कोई भी अगर फ्लॉ हो या फॉल्ट हो इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में वो उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड एग्जीक्यूट ऑन टास्क रिक्वेस्ट एज इंस्ट्रक्टेड बाय द फाइनेंस मैनेजर, मतलब फाइनेंस मैनेजर एंड जीएम जो भी उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे उसे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना है। ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ गई। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा कि एक कैंडिडेट को कितना प्रीवियस एक्सपीरियंस है अकाउंट के फंक्शंस का, उसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, गुड टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स दैट इज पहले से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया हो और उनको एक्सपीरियंस हो, हाई लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए कैंडिडेट की, और एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। जो भी कैंडिडेट इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स को मैनेज कर सकें वैसे ही कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन के लिए। और
लास्ट वन इज रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए उनके पास अकाउंटिंग में या रिलेटेड बिजनेस डिसिप्लिन में फ्रॉम एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन रहती हैं, राइट। सो यहां से क्लियर है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें बताई जाती हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या चीजें बताई जाती हैं जॉब की। क्लियर। जॉब इवैल्यूएशन क्या है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि डिटरमाइन करता है वर्थ ऑफ द जॉब इन रिलेशन टू अनदर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ड्यूरिंग जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब को एक्सेस किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? बिकॉज इसी के बेसिस पे सैलरी पे की जाती है। जब पर्टिकुलर जॉब का वर्थ पता चलता है इन रिलेशन टू अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब मैनेजमेंट के लिए उस जॉब प्रोफाइल की वेज या सैलरी डिसाइड करना इजी होती है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब इवैल्यूएशन का? कि एनालाइज और डिटरमाइन किया जाए कि एक जॉब की क्या वर्थ है और उसके हिसाब से उसको कितना पेमेंट या उसकी वेज क्या होनी चाहिए उस जॉब की, राइट। जॉब एज इन द पोजीशन। अब सेवरल वेज हैं जॉब इवैल्यूएशन की, लाइक जॉब ग्रेडिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब रैंकिंग, ये सारी। तो ये सारी मेथड्स काफी डिटेल्स में मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, राइट। जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली सैलरी एंड वेज निगोशिएशन के लिए ही काम में आता है। अब हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में सेवरल जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, हायरार्कीज होते हैं, मैनेजरियल रोल्स होते हैं, सुपरवाइजर के रोल्स होते हैं। तो अब किस प्रोफाइल पर कितनी वेज देनी चाहिए, इन सब को डिसाइड करने में जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है, राइट। तो हमने रिक्रूटमेंट प्लानिंग में क्या देखा कि यहाँ पर एक वैकेंसी को पहले आइडेंटिफाई किया गया और एचआर मैनेजर को बताया गया या सोर्सिंग मैनेजर को बताया गया। सोर्सिंग मैनेजर उसके हिसाब से जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन खोजा गया। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जब बन गया तब जॉब इवैल्यूएशन भी की गई, जॉब की इवैल्यूएशन की गई। मतलब जॉब इस प्रोफाइल को कितनी वेज देनी है ये जॉब इवैल्यूएशन में डिसाइड हो गया। तो ये सब फर्स्ट स्टेप था। देन कम्स द सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है? रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। दैट इज जब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर वैकेंसीज आइडेंटिफाई हो गए, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई, जॉब की स्पेसिफिकेशन हो गई, देन एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी बनती है। रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड किया जाता है कि मेक और बाय एम्प्लॉइज, दैट इज मेक एम्प्लॉइज मतलब जो हमारे इंटरनली एम्प्लॉइज प्रेजेंट हैं, क्या उन्हीं को ट्रेनिंग दे करके, प्रमोट करके या डिपार्टमेंट चेंज करके किसी तरह से वो पोजीशंस वेकेंट जो हैं उसे फिल किया जाए या फिर नए एम्प्लॉइज को हायर किया जाए। ठीक है। सेकेंड इज रिक्रूटमेंट के टाइप्स क्या होने हैं, विच आई विल बी डिस्कसिंग आगे। थर्ड इज ज्योग्राफिकल एरिया क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में डिसाइड होती हैं। ठीक है। रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी जनरली एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बट राइट स्ट्रैटेजी बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर स्ट्रैटेजी रॉन्ग होगी तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स के पूल को अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब, राइट। एंड इफ रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग तो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ही है, बिकॉज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मनी भी काफी इन्वॉल्व होता है। स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में, पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ अ बोर्ड टीम, देन एनालाइजिंग द एचआर स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज कलेक्शन ऑफ अवेलेबल डेटा। थर्ड स्टेप इज सर्चिंग द राइट कैंडिडेट। सर्चिंग द राइट कैंडिडेट्स में यहाँ पर मैनेजर्स क्या करते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स कहाँ से मिल सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, ऐसे सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट। सोर्स को सिलेक्ट कर गया, अब वो सोर्स या तो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं, कि यहाँ पर हायरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही कर ली जाती है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हायरिंग एम्प्लॉइज को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होता है, किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करके उस पोजीशन को फिल कर दिया गया, या किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर कर दी गई वेकेंट पोजीशन में, या वो फॉर्मल एम्प्लॉय था, या इंटरनल एडवर्टाइजमेंट या जॉब पोस्टिंग की जाती है कंपनी के वेबसाइट पे, कंपनी के साइट पे, जिससे कि अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें
तो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो भी वेकेंट पोजीशंस के लिए एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉय रेफरल्स. दैट इज अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन वेकेंट है तो जो एम्प्लॉयज उसमें वर्क कर रहे हैं वो अपने नोन वंस को बता सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन वेकेंट है, और वहां से वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए. राइट, तो ये सारी इंटरनल सोर्सेज थी. ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस ये सोर्सेज हैं जहां से कि रिक्रूटमेंट हो सकता है. राइट, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स. तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हैं जहां से कि पोटेंशियल पूल ऑफ कैंडिडेट्स मिल सके जिनको अट्रैक्ट किया जाए वेकेंट पोजीशंस अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, सेकेंड इज प्लेसमेंट एजेंसीज जैसे हेडहंटर्स, Naukri.com, मॉन्स्टर इंडिया. फिर एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर में हो या किसी भी तरीके से हो एडवर्टाइजमेंट्स. देन कैंपस रिक्रूटमेंट एंड द लास्ट वन इज वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ मतलब किसी एक को पता चला, वो उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दूसरे को बताया. राइट, तो ऐसे थ्रू पीपल लोगों को पता चलता है अबाउट द वेकेंट सोर्सेज in the organization. Right, so these were the two sources, external and internal source, जहां से कि रिक्रूटमेंट की जा सकती है. ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो भी पोजीशन वेकेंट है उसके लिए कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को चूज करें, वेदर इंटरनल सोर्स चूज करना है या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट चूज करना है. देन द फोर्थ वन इज स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट्स. ठीक है, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, बट सिलेक्शन से पहले भी स्क्रीनिंग की जाती है जहां पर कि बहुत ही इररिलेवेंट एप्लीकेशंस को फिल्टर किया जाता है. ठीक है, तो स्क्रीनिंग में बिल्कुल अनक्वालिफाइड और इररिलेवेंट कैंडिडेट्स को रिमूव किया जाता है. ठीक है, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज रिव्यूइंग ऑफ रेज्यूमेज एंड कवर लेटर्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो इंटरव्यू हो जाए, एंड आइडेंटिफाइंग द टॉप कैंडिडेट्स. तो रिव्यूइंग ऑफ रेज्यूमेज एंड कवर लेटर में क्या होता है, जब रेज्यूमे रिव्यू किया जाता है तो वहां पर फ्यू पॉइंट्स हैं जिनको कि माइंड में रखा जाता है. पहला है कि क्यों एक कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर चेंज ऑफ द जॉब. सेकेंड इज वो अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में या उसके पहले ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम तक स्टे किया है. देन लॉन्ग गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है तो क्यों है, और लॉन्ग गैप्स वालों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है जनरली. जॉब हॉपर्स मतलब जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं उनको भी स्क्रीन आउट कर दिया जाता है रिक्रूटमेंट के फर्स्ट स्टेप में ही. देन अगर कोई रेज्यूमे में ये देखा जाए कि वो करियर प्रोग्रेशन लैक कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अगर किसी रेज्यूमे में दिखती हैं तो उसे स्क्रीन आउट कर दिया जाता है इनिशियल स्टेप में ही. सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को भेजने से पहले ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही यहाँ पर स्क्रीन आउट कर दिया जाता है. ठीक है, सेकेंड इज कंडक्टिंग टेलीफोन और वीडियो इंटरव्यू. यहाँ पर कैंडिडेट्स आर कंडक्टेड थ्रू फोन और वीडियो बाय द हायरिंग मैनेजर. और स्क्रीनिंग प्रोसेस के दो आउटकम है. पहला तो ये वेरीफाई करना कि जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो एक्टिव है भी या नहीं. एट टाइम्स ये होता है, ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं बट वो एक्टिवली जॉब नहीं खोजते रहते हैं. तो सोर्सिंग मैनेजर यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे कि जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं या नहीं. सेकेंडली टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू से ये भी पता चल जाता है कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और कैंडिडेट की एटीट्यूड एबिलिटीज क्या है. राइट, और अगर ये बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है प्रोफाइल के हिसाब से देन इन्हें अगेन यहाँ पर सेकेंड स्टेप में स्क्रीन आउट कर दिया जाता है. थर्ड इज आइडेंटिफाइंग द टॉप कैंडिडेट. यहाँ पर बेस्ट रेज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और हायरिंग मैनेजर्स को दिया जाता है जिससे कि उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना. राइट, फाइनल स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अब जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसकी वो कितना इफेक्टिव है और वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है. एट टाइम्स क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर हो जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो उसे कंट्रोल्ड वे में कैसे यूज किया जाए वो इस प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है. राइट, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं. रिक्रूटमेंट कॉस्ट इंक्लूड करता है सैलरीज ऑफ द रिक्रूटर्स, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स एंड अदर कॉस्ट्स जो कि इनकर हुए, दैट इज एजेंसीज को जो फीस दिया गया, बिकॉज एजेंसीज ही बताते हैं पोटेंशियल पूल ऑफ कैंडिडेट्स. देन
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है एट एवरी पॉइंट, तो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं। अगर अनसूटेबल कैंडिडेट हायर कर लिया गया, उसे ट्रेनिंग दे दी गई, तो यहाँ पर कॉस्ट इनकर हुआ बिकॉज अनसूटेबल कैंडिडेट हायर्ड है, उसके ट्रेनिंग में और उसमें टाइम काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम इट हैपेंस दैट अनसूटेबल कैंडिडेट लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन उसे खुद निकाल देती है, वो खुद अपनी जॉब से इतना डिससैटिस्फाइड रहता है कि ही लीव्स द जॉब, राइट। तो अगेन दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज यहाँ पे टाइम एंड मनी इन्वॉल्व हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का इस अनसूटेबल कैंडिडेट के पीछे, राइट। Then time spent by the management in preparing job description, job specification, conducting interviews, ठीक है। तो finally the question that is to be asked is whether the recruitment methods used are valid or not and whether the recruitment process itself is effective or not। तो एक पूरा प्रोसेस बनाने के बाद ये evaluation and control की बहुत जरूरत है। Importance of recruitment. It is important to encourage and attract candidates and get more applications for the job vacancies. तो अगर एक recruitment process पॉजिटिव है, बेटर है, देन वो एनकरेज करेगा कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें वेकेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए, राइट। सेकेंडली, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू क्रिएट इंफॉर्मेशन पूल अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स who are suitable for the organization. Third step is, it is very important step of planning and analyzing about the present and future manpower requirement of the organization. तो रिक्रूटमेंट में ही पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैनपावर रिक्वायरमेंट, दैट इज कितने एम्प्लॉयज की जरूरत अभी है और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत फ्यूचर में पड़ सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और बेस्ड ऑन दैट रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ब्रिज करता है गैप को फ्यूचर एम्प्लॉयज एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। इट इज लेस एक्सपेंसिव वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टैलेंटेड मैन पावर इन द इंडस्ट्री, ओके। देन द सेकेंड लास्ट वन इज रिक्रूटमेंट अगर अच्छा है देन सिलेक्शन भी काफी अच्छी होगी, बिकॉज रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ही पोटेंशियल पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट किया जाता है, यहीं पर रिक्रूटमेंट में ही बेस्ट कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें से कि सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाए। तो अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस राइट है देन सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर एंड बेस्ट होगा, जिससे कि सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। रिक्रूटमेंट अगर बेटर है देन एम्प्लॉइज टर्नओवर काफी कम हो गए। एम्प्लॉइज टर्नओवर मतलब रेगुलर इंटरवल पर एम्प्लॉइज छोड़कर नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज अगर रिक्रूटमेंट अच्छी है दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया था वेकेंट पोजीशन के लिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी मैचिंग है विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेकेंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऐसा प्रॉपर मैच होता है बिटवीन कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग, देन टर्नओवर काफी कम रहता है, एम्प्लॉइज काफी सेटिस्फाइड रहते हैं और वो जॉब को छोड़ना नहीं चाहते हैं, राइट। So with this we come to the end of this video. Do like and subscribe my channel which is Simplified Basic Concepts. Thank you.